नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अनुपम जोली अपने रहस्य धारा चैनल में आज के ज्वलंत प्रश्न कोविड पर अपना एक वीडियो लेकर आया हूँ। आज से करीब जब कोविड आया था नया करीब मार्च में जब लॉकडाउन लगा था, तब मैंने कोविड पर एक वीडियो इसी रहस्य धारा चैनल में डाला था और कुछ भविष्यवाणी की थी कि कोविड कब जाएगा। वो भविष्यवाणी गलत गई। लोगों ने मुझसे पूछा कि ये सब क्यों गलत गया और अब क्या आपका जवाब है। तो इस पर मैंने मेहनत की, क्योंकि हमारे जीवन काल में कोविड जैसी चीज पहली बार आई है। उसका डेटाबेस या इस तरह की बातों का हमने कभी ध्यान नहीं दिया, पर क्योंकि अब हम इससे गुजर रहे हैं तो इसके एक एक मूवमेंट को समझना जरूरी है। और जब उसको समझा तो कुछ रास्ते भी निकले, कुछ बातें प्रूव भी हुई हैं। तो जो मेरा नया रिसर्च है और पुरानी जो बात बोली, दोनों बातों को मैं पुरानी बात को बहुत संक्षेप में और मेरा जो नया रिसर्च है उसको मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जिन लोगों को ज्योतिष नहीं आता उनके लिए भी लाभकारी है, जिनको ज्योतिष आता है उनके लिए तो महा लाभकारी है, और साथ ही साथ सबके लिए लाभकारी है, क्योंकि हम सब जानना चाहते हैं कि इसका अंत कब होगा। तो विषय में एंट्री करने से पहले आप मेरे चैनल को या इस वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और आगे लोगों के साथ ये वीडियो शेयर भी करें, जिससे कि एक डर का जो वातावरण है व्याप्त है वो भी समाप्त हो। तीसरी लहर की भी चर्चा करेंगे। जो आज मैं जो वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ, इस करीब 15-20 दिन पहले या इससे ज्यादा समय हो गया, कुछ वेबिनार में मैंने अपना ये पक्ष रखा था। सब ज्योतिष ने अपना अपना पक्ष रखा था, तो मैंने भी अपना पक्ष रखा था। मेरे पक्ष को बहुत ज्यादा सराहा गया, तो मुझे लगा कि मैं अपना जो मैंने मेहनत की है आप सबके साथ शेयर करूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले गलती कहाँ हुई और वो शॉर्ट में बताते हैं, और फिर अब हमने उसमें क्या परिवर्तन किया, इस दोनों पे चर्चा करते हैं और आपको डिटेल में समझाता हूँ कोविड और ज्योतिष के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो जब कोविड आया तो हम ज्यादातर जो पृथ्वी पे होने वाली जितनी भी घटना है मैदानी ज्योतिष के अंदर गोचर बेस्ड होती हैं। जो आसमान में ग्रह घूम रहे हैं उनके कारण से कोई घटना पृथ्वी पे जो पड़ रही है, जो असर पड़ रहे हैं, जो चुंबकीय असर पड़ रहे हैं, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उसमें ग्रहण का बहुत बड़ा रोल है। तो हमने शुरू में जब आप लोगों को भविष्यवाणी की थी और मेरा वीडियो इसमें है, लोगों ने बहुत देखा भी, तो उस वीडियो में क्या किया था कि जिस नक्षत्र में ग्रहण पड़ा, जैसे ही राहु केतु ने वो नक्षत्र चेंज किए, वो डेट मैंने निकाली कि इस डेट में कोविड चले जाएगा, और उसके बाद जब राशि परिवर्तन था उसमें अब पूरी तरीके से चले जाएगा। परंतु नक्षत्र परिवर्तन भी हो गया, राशि परिवर्तन भी हो गया, कोविड हमारे सामने एज इट इज भी पड़ा है। तब मेरे लिए लगा कि ये इतना आसान नहीं है, इस पर कुछ मेहनत करनी चाहिए, इस पर कोई रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि पिछले मार्च से लेकर आज ये करीब आपका 1.25 साल हो गया। इस 1.25 साल के अंदर हम कोविड को भुगत ही रहे। बहुत सारे अपने जानकारों को खोया है। बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। दैनिक भास्कर हमारे यहाँ अखबार आता है, उसके 4-4 पेज सिर्फ मृत्यु के भरे होते थे, शोक संदेश के। बहुत ही पीड़ादायक बात थी। तो चलिए चर्चा करते हैं कि ग्रहण क्यों आया और कब तक रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं इसकी एक प्रैक्टिकल चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, कभी भी कोई बीमारी अगर संसार में आती है वो कभी खत्म नहीं होती। तो आप सोचे कोविड खत्म हो जाएगा, तो कोविड तो खत्म नहीं होगा, पर हम एक कदम आगे बढ़ जाएंगे कोविड के भय से। इसका पूरा विश्लेषण आपको देता हूँ। कोविड खत्म क्यों नहीं हो जाएगा इसको समझाता हूँ, डरिए मत मेरी इस बात से। देखिए, टीबी शब्द सुना होगा बीमारी का। टीबी के मरीज के पास अगर आप बैठेंगे तो वो संक्रामक है, आपको भी टीबी हो सकता है। पर टीबी से हमें भय क्यों नहीं है? जिसको भी टीबी होता है उसका इलाज हो जाता है, दवाइयां हैं उसकी फिक्स, और टीबी का इलाज के बाद वो स्वस्थ भी हो जाता है। तो वो हुआ नहीं रहा, कोविड हुआ है, क्योंकि उसका इलाज नहीं है। वैक्सीन है, वैक्सीन एक जो इमरजेंसी में जो लेकर आए हैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, पर वो इलाज तो नहीं है।
क्योंकि वैक्सीन के बाद भी लोगों को कोविड हुआ, पर हाँ बचाव भी हुआ, ऐसी बात बताई जा रही है। पर टीबी की तरह ही कोविड भी रहेगा, पर कोविड के भय से हम मुक्त हो जाएंगे। उसकी सही दवाई कब आएगी, इस बारे में पूरी चर्चा करते हैं। शुरू करता हूं मेरा नया विश्लेषण कोविड के बारे में। चलिए, मैंने अपने पेपर पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मतलब डेट्स लिखी हैं अपने, मतलब इस पूरी गणित की, वो आपसे बात करते हैं। तो जब मैं आपके सामने, या आज से 15-20 दिन पहले वेबिनार में मुझे बोलने का मौका मिला पूरे वर्ल्ड के ज्योतिषियों के सामने, तो मैंने तब जो काम किया था वो आज इतने दिनों बाद आप सबके सामने रख रहा हूँ। मेरे को बहुत पहले बनाना था ये वीडियो, पर समय के अभाव की वजह से नहीं बना पाया। देखिए, सबसे पहले जब मुझे कुछ बोलना था तो मैंने नेट पे सर्च किया कि ये आया कब, मतलब कोविड संसार में आया कब। तो जो हिंदी का विकिपीडिया था उसमें लिखा था कि वुहान में दिसंबर 2019 के मध्य कोविड के बारे में पता चला, और फिर धीरे धीरे पूरे विश्व में। तो दिसंबर 2019 ये एक हमारे पास पॉइंट है। तो देखिए 2019 में हम बैक में चलते हैं कि उस समय आसमान में कब कब क्या क्या हुआ। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैंने तब भी ग्रहण को ही पकड़ा था, तो आज भी ग्रहण को ही पकड़ रहा हूं, क्योंकि तब के ग्रहण में कोई एक विशेष बात थी, इसलिए उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। देखिए, मेरे पेपर में जो मैंने नोट डाउन किया है, 2019 साल में 5 ग्रहण पड़े, 3 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। देखिए, सूर्य ग्रहण 6 जनवरी को पड़ा, 2 जुलाई को पड़ा और 26 दिसंबर को पड़ा, और चंद्र ग्रहण 21 जनवरी और 16 जुलाई को पड़ा। तो एक साल में 5 ग्रहणों का पड़ना, चलिए कोई बात नहीं। उसमें जो दिसंबर का जो ग्रहण था, 26 दिसंबर वाला, क्योंकि देखिए कोई भी बीमारी आती है वो एकदम से चमत्कारी रूप से नहीं आती। उसमें कोई एक, जैसे फॉर एग्जांपल आपको जुकाम है, और उस जुकाम के साथ आपने सुबह सुबह ठंडे पानी में नहा लिया, बर्फ वाले ठंडे पानी में, और आइसक्रीम भी खाई। अब वो जुकाम निमोनिया में कन्वर्ट हो गया। तो हुआ जुकाम था, पर आपकी गलतियों से वो निमोनिया में कन्वर्ट हो गया। तो शायद इसकी, क्योंकि मैन मेड बताया जाता है, तो कहीं ना कहीं इस वायरस की उत्पत्ति तो हुई होगी, परंतु उसका जो स्प्रेड है, जो उसकी जो बड़े रूप में विश्व में जो हुआ, वो इस ग्रहण के बाद हुआ। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस ग्रहण में ऐसा क्या खास था। ग्रहण तो हर साल पड़ते हैं, हम देखते हैं, है ना। उसके बाद भी कई ग्रहण पड़ गए, वो भी हमने देखे। तो इस ग्रहण में ऐसा क्या खास था, बहुत बड़ी बात। सबसे पहले तो धनु राशि में पड़ा था। 5 ग्रह एक साथ बैठे थे, जो पृथ्वी के संतुलन को बिगाड़ने के लिए अपने आप में काफी, मतलब पृथ्वी पे चलने वाली घटनाओं का। तो वो कौन कौन से थे? शनि, केतु, गुरु, सूर्य, चंद्र और बुध। ये 5 ग्रह धनु राशि में थे। और राहु जो था उसके सामने होता है, आमने सामने, राहु केतु आमने सामने होते हैं। तो केतु मिथुन राशि में आद्रा नक्षत्र में था। तो मुझे ध्यान है उस समय सब लोगों ने आद्रा नक्षत्र को बहुत स्ट्रांगली पकड़ा था, इस तरह की बातें करी थी। पर मेरे आज के अध्ययन ने, मेरे अपने निजी अध्ययन की कहानी बिल्कुल बदल गई है, और बिल्कुल सत्य से प्रतीत होती है। जैसे मैंने पहले कयास लगाए थे, अब मैंने जो नई स्टडी की है, ईश्वर करे कि हम इससे मुक्त हो जाए, जो मेरी गणित है उसके अनुसार। और क्योंकि इससे जल्दी मुक्त होना होगा, नहीं तो ये सृष्टि एक गर्त में जा रही है। काम धंधे लोगों के नष्ट हो चुके हैं, हमारे जीवन में तकलीफों का अंबार लग चुका है। तो चलिए बात करते हैं, वापस से शुरू करते हैं, विषय पर आते हैं। तो जब ये जो ग्रहण हुआ वो मूल नक्षत्र पे हुआ। गुरु अपनी स्वयं की राशि में था, मूल त्रिकोण राशि में था। धनु राशि इसकी स्वयं राशि और मूल त्रिकोण राशि है। गुरु अपनी अच्छी राशि में था, परंतु गुरु को थोड़ा पता था कि इसके साथ केतु होगा, शनि होगा, सूर्य होगा, चंद्रमा होगा, बुध होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये तो हम सबको पता है ना कि जो सूर्य ग्रहण होता है वो सदैव अमावस्या पे होता है, और चंद्र ग्रहण जो होता है वो सदैव पूर्णिमा पे होता है, और राहु केतु उसमें जब कनेक्ट हो जाते हैं। तो सूर्य चंद्रमा साथ होते हैं तो अमावस्या होती है। तो बिल्कुल सूर्य, चंद्रमा, बुध, गुरु, केतु और शनि साथ बैठे थे। करीब ये कितने होंगे? 3, 3, 6 ग्रह एक साथ। आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या हुआ? और ये हुआ कि इन ग्रहों के पे जब ये ग्रहण पड़ा, तो ग्रहण का जो नक्षत्र था वो मूल नक्षत्र था। इस मूल नक्षत्र को अपन इस पूरी स्टडी के अंदर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि नक्षत्रों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर जब मैं अपने साथी ज्योतिषियों को, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, सबने मेहनत की है, और सभी गलत हो सकते हैं, सभी सही हो सकते हैं, और मैं भी गलत हो सकता हूँ, क्योंकि हम सब मेहनत कर रहे हैं। हम सब इसका मूल गणित ढूंढने में लगे।
पर उनसे मैंने अलग क्या किया वो मैं बताता हूँ, क्योंकि उस वेबिनार में कोई मंगल की बात कर रहा है, कोई चंद्रमा की बात कर रहा है, कोई सूर्य की बात कर रहा है, इस तरह से ग्रहों की अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। वो बातें मुझे इसलिए मैंने उस सब को रोक दिया क्योंकि हम करीब 1.5 साल से इसको भुगत रहे हैं, 1.5 साल से। तो इसका मतलब किसी फास्ट मूविंग प्लेनेट से प्लेनेट का मतलब ही नहीं है। ये स्लो मूविंग प्लेनेट ही दे सकता है। 1.5 साल जब 1.25 साल हो गया हमें, तो अब कौन दे सकता है स्लो मूविंग प्लेनेट? वो बृहस्पति हो सकता है, वो ही शक्ति है। हमारे सात्विक ग्रह हैं चंद्र, सूर्य और बृहस्पति, शुक्र और बुध राशि, और शनि मंगल राहु केतु तामसिक ग्रह। तो यहाँ पर चंद्रमा और सूर्य तो सात्विक ग्रहों में फास्ट मूविंग है। चंद्रमा तो सबसे फास्टेस्ट है। सूर्य 1 महीना लगाता है एक राशि में, चंद्रमा 2.25 दिन लगाता है। तो परंतु बृहस्पति 1 साल 12 महीने से 13 महीने लगाता है एक राशि के अंदर। तो इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस समय ग्रहण पड़ा बृहस्पति उनके साथ सम्मिलित था, उसी राशि में था। हालांकि उसकी अच्छी राशि थी, परंतु सबके साथ सम्मिलित था। तो वहां पर जब ग्रहण पड़ा तो मूल नक्षत्र को लेने से रिजल्ट कैसे निकलते हैं इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे गुरुदेव राजश्री मोहम्मद रावल जी ने एक ही बात बताई थी कि नक्षत्रों को समझना है तो उसके देवता को समझना। देवता जैसे शुक्र के 3 नक्षत्र हैं, केतु के 3 नक्षत्र हैं, हर ग्रह के 3-3 नक्षत्र हैं, परंतु देवता बदलते ही सारी स्टोरी बदल जाती है। यहाँ पर वैदिक ज्योतिष में देवताओं को देखना। केपी में हम सिर्फ स्टार लॉर्ड की बात करते हैं और वहां से गणित करते हैं, परंतु ये वैदिक है। वैदिक में नक्षत्र के देवता बहुत काम करते हैं। और यहाँ पर मूल नक्षत्र की देवी है नैऋति, और नैऋति देवी जो है वो है विनाश की देवी, समझेगा। और विनाश तो आया है, और विनाश की देवी होने के साथ साथ अगर इसको 10 महाविद्या की शक्ति है, तो शक्ति में हमारे 10 महाविद्याएं हैं, 10 महापावर है, और हर पावर का एक उपयोग है। जो तंत्र शास्त्र के लोग हैं वो समझते हैं। तो उसमें जो धूमावती है उसको कहीं ना कहीं नैऋति से जोड़ा भी गया है बहुत सारे ग्रंथों में। धूमावती एक विधवा है जो भूख लगने पे शिव जी को निगल लेती है, ऐसी कहानी आती है। तो गृहस्थ लोग उनकी पूजा नहीं करते। तो तांत्रिक शक्तियों के लिए लोग कार्य करते हैं, परंतु गृहस्थ लोग पूजा नहीं करते। तो धूमावती उसकी देवी है जो विधवा है। और दूसरी बात यह है कि विनाश की देवी नृत्य है। तो यहाँ से विनाश शुरू हुआ निश्चित रूप से। तो इसका मतलब अब ऐसा देवता आना चाहिए जो विनाश को रोक सके। और वो कब आएगा, कैसे आएगा, उसकी बिल्कुल स्टडी है। आप सबने अभी उसको जाना है, इसलिए मेरी बातों को आप समझ सके। चलिए शुरुआत करते हैं। मेरी स्टडी किस प्रकार से है, तो यहाँ पर हम देखते हैं गुरु के गोचर पर आ जाते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ गुरु को कंसीडर किया और उससे चमत्कारिक रिजल्ट मिले हैं मुझे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। 29 मार्च 2020 से 30 जून 2020 तक गुरु मकर राशि में रहा। 20 नवंबर 2020 से 5 अप्रैल 2021 तक, और 14 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक, ये 3 अलग अलग पड़ाव है जब बृहस्पति नीच का रहेगा और रह चुका है। रहेगा का मतलब 14 सितंबर जो अभी आना है, 14 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक, ये 3 बड़े बड़े पड़ाव बृहस्पति के नीच के हैं, जिसमें से 2 पड़ाव निकल चुके हैं और हमने उसको भुगता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सुरक्षा कब मिलेगी और कब मिली? देखिए, जब मकर राशि से बृहस्पति बाहर निकला तो कुछ हद तक हमें शांति से फील होने लगी, चीजें ठीक होने लगी। इलेक्शंस हुए, लोग खूब जम के घर से बाहर निकले, इलेक्शंस में खूब भीड़ भड़का हुआ, किसी को कोई दिक्कत नहीं। परंतु जब बृहस्पति की जो गति है वो डिस्टर्ब हुई अतिचारी और इस प्रकार से, और उसके नक्षत्र बदलने लगे, तो फिर समस्या वापस से केसेस बढ़ने लगे। और जब केसेस बढ़ने लगे, क्योंकि बीमारी तो थी, केसेस बढ़ने लगे, तो मेरे मन में जो अपने इस पूरी थ्योरी में था कि कौन सा नक्षत्र बचा सकता है, कौन से देवता बचा सकते हैं, तो मेरी गणित में आया शतभिषा नक्षत्र बचा सकते हैं। शतभिषा नक्षत्र का मतलब 100 डॉक्टर की शक्ति है, 100 औषधि, शत मींस 100। कुछ ग्रंथों में उसे औषधि बोला है और कुछ ग्रंथों में डॉक्टर बोला है। तो यहाँ पर
मैं इंतजार कर रहा था कि बृहस्पति शतभिषा नक्षत्र में कब आएंगे। तो 22 मई को सुबह 6:48 पर बृहस्पति शतभिषा नक्षत्र में आए और जो तेजी से तांडव, जो सेकंड लहर का था, जिसका थमने का कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं दिख रहा था, एक डर का इतना मतलब बुरा मतलब तांडव था, मृत्यु का, डर का, ऑक्सीजन की कमी, पूरे देश में अजीब सी कहानियां चल रही थी, एकदम से चमत्कारी रूप से रुकने लगी। और वो समय था 22 मई के बाद, बृहस्पति के शतभिषा नक्षत्र में 100 डॉक्टर की 100 औषधियों की शक्ति के बाद 22 मई से धीरे धीरे सब कुछ ठीक ही चल रहा है अभी एट प्रेजेंट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब 20 जून से को रात को 8:36 पे बृहस्पति वक्री हो गया, मतलब अब ये वापस से उल्टा चलने लगा। और 20 जुलाई ये भी अब निकल चुकी है, हम जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ 20 जुलाई निकल चुकी है। 20 जुलाई को 10:28 पे वो धनिष्ठा नक्षत्र में आ गया बृहस्पति, उल्टा चल, मतलब शतभिषा खत्म हो गया। धीरे धीरे वापस से केसेस हल्के फुल्के बढ़ रहे हैं। अभी केरल में कुछ कहानियां आई केसेस के बढ़ने की, तो थर्ड लेयर की कहानी बातें आ रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा, वैज्ञानिक कह रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। तो थर्ड लेयर कब आएगी, कैसे आएगी और हम उससे निजात कब पाएंगे, तो मुझे लगता है कि जो धीरे धीरे बढ़ने इस तरह की बातें आने लगी है, हालांकि फिर भी शांति है, कुछ प्रदेशों में बढ़े हैं। तो मुझे लगता है कि वापस से जब बृहस्पति मकर राशि में जाएंगे, वो है 14 सितंबर 2021 को दोपहर के 2:20 मकर राशि में जाएंगे, उल्टे होकर, वक्री होकर, और ये रहेंगे 20 नवंबर रात के 11:30 तक मकर राशि में रहेंगे और 11:30 पर कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो सितंबर से नवंबर तक का समय बड़ा अजीब सा रहेगा। हालांकि 18 अक्टूबर को बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे और मार्गी होकर कुंभ की तरफ चलेंगे और 20 नवंबर को रात्रि में कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जब वो कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे तो थर्ड लहर का धीरे धीरे चीजें कम होने लगेंगी, क्योंकि अब जो बृहस्पति है वो प्रोग्रेसिव ही चलेंगे, अब वो पीछे नहीं आएंगे और प्रोग्रेसिव चलते हुए वापस से सेम इस चमत्कारिक नक्षत्र में आएंगे। और वो डेट होगी 2 जनवरी को दोपहर के 3:42। 2 जनवरी को दोपहर के 3:42 पे शतभिषा नक्षत्र में वापस से एंट्री होगी बृहस्पति की, मुझे लगता है, और वो रहेगी 2 मार्च तक। तो जनवरी से मार्च तक का हीलिंग का समय होगा। ईश्वर करे, या ऐसा कुछ लगता है कि उस समय कोई औषधि आ जाएगी या कुछ सक्सेस हमें मिल जाएगी और हम इससे एक कदम आगे निकल जाएंगे, हम इस कोरोना के संकट से। तो मुझे 2022 लग रहा है, जनवरी से मार्च का महीना होगा जिसमें हम सफलता प्राप्त करने की कगार पर आ जाएंगे। और 2 मार्च को दोपहर दिन में 11 बजे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बृहस्पति शिफ्ट हो जाएंगे और उसके बाद 13 अप्रैल 2022 में दोपहर को 3:49 मतलब 3:49 पर मीन राशि में बृहस्पति शिफ्ट हो जाएंगे। और आप सबको पता है कि मीन राशि बृहस्पति की स्वयं की राशि है, जल की राशि है, और इस राशि के अंदर बृहस्पति 1 साल रहते हैं एक राशि में, तो सुख शांति समृद्धि का धीरे धीरे वास आएगा। पर मैं शतभिषा नक्षत्र को दोबारा से ढंग से समझा देता हूँ, क्यों मैं इस पे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाया हूँ। सिर्फ इसके शतभिषा नाम पर ही इसका मतलब नहीं है। नैऋति को कौन, नैऋति देवी या विनाश की देवी से रक्षा कौन कर सकता है, इसके देवता की चर्चा हमने नहीं की, सिर्फ नाम पर है। तो जो नैऋत्य इसके देवता हैं शतभिषा नक्षत्र के वरुण देवता, जल के देवता हैं, और इसे बहुत सारी जगहों पे मतलब इसको नैऋत्य की विध्वंसक शक्ति को नष्ट करने वाला भी बताया गया, और कहीं ना कहीं इसको मतलब इलाज करता भी बताया गया। तो वरुण देवता जो जल के देवता है और नैऋत्य की विध्वंसकारी शक्तियों को नष्ट करने वाले हैं। तो इस शतभिषा नक्षत्र के देवता पर भी हमें थोड़ा सा गुमान होना चाहिए। तो जो पहले देवता थे नैऋत्य थी, उसको शायद यही देवता कर सकते हैं। इसके अलावा संवत्सर की अगर हम बात करें तो पिछले जो हमने संवत्सर निकाले हैं, तो उसमें एक प्रमादी था, लॉकडाउन हो गया, सब लोग घर में पड़े रहे प्रमाद में बिताया, और उसके बाद उम्मीद थी सब ठीक हो गया,
परंतु राक्षस संवत्सर हमारा आया। ये संवत्सर क्या होता है? 60 संवत्सर है। थोड़ा सा बता दो शॉर्ट में। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हमारा नया साल शुरू होता है, विक्रम संवत जिसे कहते हैं। विक्रमादित्य ने इसको मतलब राजा विक्रमादित्य महाप्रतापी उन्होंने इसको शुरू किया था, जो कि खुद बहुत विद्वान थे। और ये जो और हर संवत्सर का एक नाम होता है, उसके नाम में बहुत कुछ फल छिपा होता है। तो राक्षस का नाम जो आया इस संवत्सर का, तो वो राक्षस कहीं ना कहीं कोरोना राक्षस के रूप में ही है, क्योंकि राहु और केतु, क्योंकि वो सिर और धड़ है, इसको हेड और टेल कहते हैं। तो ये भी जीवाणुओं और इस तरह के माइक्रो जो ये होते हैं जिनसे बीमारियां फैलती है, इससे संबंधित है राहु केतु। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पिछला प्रमादी में हमने घर में आराम किया, इसमें भी घर में आराम तो किया, पर ये राक्षस था जिसने हमें बहुत तबाही दी। अभी ये चल रहा है और अप्रैल में जैसे कि बृहस्पति मीन में भी जाएगा और अप्रैल में हमारा नया संवत्सर शुरू होगा। और नए संवत्सर का शायद नाम मेरे को जहां तक याद है नल होगा, नल या आनल होगा, जो अच्छा है, आपको उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो हमारे लिए शुभकारी होगा, क्योंकि इसको विभिन्न धान्यों से संबंधित, धान्य का मतलब जो हमारे पृथ्वी पे उगते हैं, और धान्य को हम शुभता से जोड़ते हैं। तो हमारे जीवन में धान्य का मतलब धन से भी है, हमारे प्रचुरता से भी हमारे जीवन की। तो जो नष्ट हो गई है, जो हमारे आर्थिक संसाधन नष्ट हो गए हैं, जो हमारे शारीरिक रूप से हमने बहुत कष्ट पाया है, उस सब की मुक्ति मिल रही है। और अगला जो संवत्सर आ रहा है वो नाम से भी अच्छा है, बृहस्पति मीन राशि में होगा। तो पूरी उम्मीद है कि हम इससे मुक्ति पालेंगे। ये मेरा एनालिसिस है, ईश्वर करे मेरा एनालिसिस बिल्कुल ठीक हो। इसलिए नहीं कि मैं अपने बढ़ाई चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि मानवता पे बहुत एहसान होगा अगर ये सारी बातें सही हो। मैं तो चाहता हूँ कि ये आज से ही सब कुछ सही हो जाए, पर जो मैंने अपनी गणित की है वो 2022 में जाकर रुक रही है। इससे मतलब इसका कष्ट हम और नहीं झेल सकते। मैंने भी अपने कई मित्रों को खोया है, वो दर्द पीड़ा मेरे भी दिल में बहुत ज्यादा है। तो ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ अपने जो वीडियो को खत्म करते हुए कि हमें मुक्ति दे। मैंने जरूर अपनी एनालिसिस की है, पर वो एनालिसिस भी फेल हो जाए, कल आज से ही हमें मुक्ति मिल जाए, क्योंकि तब इसने पूरे विश्व में तबाही मचाई है, पूरे विश्व के कारोबार और जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। हे ईश्वर हमें शक्ति दे, हम सब इस परेशानी से पार कर जाएं और एक अच्छा खुशहाल जीवन जिए। ऐसी प्रार्थना के साथ आप सबकी मंगल कामना चाहते हुए मैं अपने इस वीडियो को विश्राम देता हूँ। आप सबने सुना, कमेंट जरूर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।